नमस्कार दोस्तों, हम लोग जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और ये 26वें से आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन है 1919 के द्वैध शासन प्रणाली की सफलता या विफलता की जांच हेतु गठित साइमन कमीशन का निम्नलिखित में से किस पार्टी ने विरोध किया। तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी गुट। तो इसमें जो सही जवाब है वो होगा मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो जिन्ना गुट था इसने इसका विरोध किया था। बाकी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग सफी गुट, इन सब ने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो सही जवाब होगा मुस्लिम लीग। अब देख लेते हैं कि ये साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन जो है ये 1919 में जो एक द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो उसी को रिव्यू करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो जब ये लोग जो है इस कमीशन का गठन किए ब्रिटिशर्स ने, तो इसमें सभी लोगों को केवल अंग्रेजों को ही शामिल किया था, भारतीयों को, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया, तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है, दरअसल ये जो अंग्रेज थे ये अपने आप को बहुत चालाक समझते थे, लगता था कि भारतीय जो है योग्य नहीं है उतना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत के आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह किया था। तो संयुक्त प्रांत बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत के जो आदिवासी नेता थे इन लोगों ने वन सत्याग्रह किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसमें क्या था कि एक मध्य प्रांत में एक जिला था बैतूल, तो बैतूल में मन्नू गोंड और चित्तू कई के नाम थे। मन्नू गोंड मन्नू गोंड और चित्तू कई के ये दो लोग थे, ये आदिवासी दोनों नेता थे और इन लोगों ने वन सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस कार्यकारिणी की किस बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। तो इसका सही जवाब होगा पटना। ठीक है, पटना में। और ये दरअसल हुआ ये था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो इसको जो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1933 में वापस तो ले लिया गया था। ठीक है, 1933 में इसको वापस गांधी जी ने ले लिया था, लेकिन अप्रैल 1934 में अ, पटना में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक होती है, जिसमें इसको जो है औपचारिक रूप से कांग्रेस द्वारा भी वापस ले लिया जाता है। ठीक है, और बाकी जो है गांधी इरविन समझौता ये हुआ था पहले वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, और उसमें गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाने के लिए हामी भरे थे और कांग्रेस ने भी इसकी सहमति दी थी, लेकिन हालांकि गोलमेज सम्मेलन में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला और गांधी जी खाली हाथ वापस आ गए, तो जिससे दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया। हालांकि दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो उतना जो जो है अच्छे से लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाया या उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिख पाया जितना कि पहले में था। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं किसने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने में बड़ी सहायता की थी। तो ये मदन मोहन मालवीय, इनका काफी योगदान है इसको इस हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा में कन्वर्ट करने में। दरअसल ये अध्यक्ष थे 1923 तेईस से 26 तक, 23 से 26 तक। ठीक है, 1923 से 26 तक ये जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जमींदारों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गई, बिल्कुल सही बात है। और क्या है नेक्स्ट, आपराधिक न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश होना था, यह भी सही है। हिंदू पंडितों द्वारा तैयार हिंदू कानून की एक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, ये भी सही है। ठीक है, अब विकल्प हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें एक दो तीन, तीनों ही विकल्प सही होंगे। दरअसल ये जो है वारेन हेस्टिंग
के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जो था ये 1784 से 85 तक बंगाल का ये गवर्नर जनरल था, और ये पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है, इससे पहले गवर्नर की उपाधि मिलती थी, लेकिन गवर्नर जनरल की उपाधि सबसे पहले इसी को मिली थी, लेकिन बंगाल का, भारत का नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1930 में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी में के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो फजलुल हक, फजले हुसैन, आगा खां और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये तो नहीं थे वहां पे, लेकिन इन तीनों की उपस्थिति थी। लेकिन जो है इसमें यह है कि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, तो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में वहां पर फजले हुसैन थे। ठीक है, फजले हुसैन ये। बाकी ये जो फजलुल हक हैं और आगा खां हैं, ये लोग मुस्लिम नेता के रूप में वहां पे उपस्थित थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? तो ये 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 17 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने वाले मुख्य प्रस्ताव को आचार्य जेबी कृपलानी ने रखा था? नहीं भाई साहब, ये जेएल नेहरू ने रखा था। ठीक है, जेएल नेहरू। और ये क्या है, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूलभूत और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। सही बात है। इसमें 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया गया, यह भी सही बात है। ठीक है, तो इसमें पहला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है, तो विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में अवध के नवाबों ने रुहेलखंड को अवध प्रांत में मिला लिया था? तो ये इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में रुहेलखंड को अवध प्रांत में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में संस्कृत विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से था? तो कोचीन है, त्रावणकोर है, और चिरक्कल है, और कालीकट है। इसमें देखिए लग रहा है कि कट गया है। कोचीन है, त्रावणकोर है, पीडीएफ में थोड़ा सा कट गया है। अगला विकल्प है चिरक्कल और कालीकट। तो इसका सही जवाब है त्रावणकोर। त्रावणकोर जो है ये राजा मार्तंड वर्मा यहाँ के थे। तो इन्होंने 1729 में जो है यहाँ पे ये थे, और इनके समय में त्रिवेंद्रम यहाँ की राजधानी थी, और ये संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र भी था। तो त्रावणकोर इसमें सही हो जाएगा कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में संस्कृत विद्या का प्रमुख केंद्र त्रावणकोर था। डेनिश कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित था। तो जो डेनिश कंपनी है, तो डेनिश कंपनी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित था? तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो इसमें बंगाल था वो जगह। 1676 श्रीरामपुर एक जगह थी बंगाल में, श्रीरामपुर। ठीक है, यहीं पर इन लोगों ने मुख्यालय बनाया था। किस संधि के तहत पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया? तो मैड्रिड की संधि। ठीक है, मैड्रिड की संधि के माध्यम से ये जो है पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का अंत हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा को शुरू किया था? तो वो सही जवाब होगा मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां। दरअसल मुर्शीद कुली खां ने 1700 में मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया था। ठीक है, बाद में जो है चीज़ें अच्छी होती गई, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालते हुए ये लोग वहाँ के शासक बन बैठे एक तरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रयास कब किया गया था? 1882। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई थी?
1800 1800 कब? 1875 में हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही मशहूर है, 1878। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1876। तो अब चलिए इसको मिलाते हैं, क्या है कालक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले 1875 यानी दो, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा सबसे पहले, फिर उसके बाद 76 में महारानी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, यानी 2 4। फिर तीसरे नंबर पे 3, 2 4 3 और 1, 2 4 3 और 1, यानी विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिक्किम को नेपाल से आजाद किया गया था? सिक्किम को नेपाल से आजाद किसके शासनकाल में किया गया था भाई? लॉर्ड हेस्टिंग थे क्या? ये सही है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि, ये नेपाल की जब भी बातचीत होती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सुगौली की संधि। और इसमें जो है अंग्रेजों ने नेपाल को बुरी तरह से पराजित किया था। और ये अक्सर, दरअसल ये एक विवाद का कारण भी बनता है भारत और नेपाल के बीच। अभी हाल ही में कुछ समय पहले काला पानी विवाद हुआ था। एक काला पानी एक जगह है, इसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच कभी कभी वो जो है थोड़ा सा विवाद की संभावना उभर के आ जाती है, क्योंकि थोड़ी सीमा को लेकर के कंफ्यूजन है। नेपाल कहता है कि भैया हमारी सीमा ये है, और भारत कहता है कि नहीं वो तो हमारी सीमा है, और इसमें दो नदियों के बीच की बात की जाती है, ठीक है। तो बस वही थोड़ी सी समस्या आ जाती है भारत और नेपाल के बीच, संबंधों के अच्छे ना होने का कारण बनता है। चाइना भी इनको थोड़ा सा वो चढ़ा देता है, और ये जो है उसी धुन में भारत के साथ थोड़ी सी दिक्कत कर लेते हैं। अगला देखते हैं, 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य एवं उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। जाट राज्य, मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद। तो जाट राज्य की, ये जो जाट राज्य है ये जो है भरतपुर, राजस्थान वाला क्षेत्र है, भरतपुर वाला, ठीक है, भरतपुर में। तो किसने स्थापना की थी? तो चूड़ामन थे और बदन सिंह थे, ठीक है। और कब स्थापना हुई थी? तो 1700 में हुई थी। जाट राज्य की स्थापना 1700 में हुई थी, चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा। मैसूर राज्य की स्थापना जो है 1761 में होती है, ठीक है। मैसूर राज्य की स्थापना 1761 में होती है। कौन करता है? तो ये जो है हैदर अली होता है, ठीक है, हैदर अली। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। कर्नाटक की स्थापना कौन करता है? तो सदातुल्ला खां होते हैं, और ये जो है 1722 में करते हैं। हैदराबाद की स्थापना तो होती है 1724 में, और इसके जो संस्थापक होते हैं निजामुल मुल्क होते हैं, ठीक है। तो जो है आइए इसको देखते हैं हम लोग, कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ देख लेते हैं पहले। तो ए का हो जाएगा, ए का 3, और बी का 4, सी का 1, यानी कि 2 3 4, सॉरी क्या हो जा रहा है, हाँ 3 4 और 1 2, 3 4 1 2 सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा होता है इसमें, 3 4 1 2 ये हो जाएगा, ठीक है, डी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, सही है। लॉर्ड डफरिन ने 1886 को संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया, ये भी सही है, ठीक है। देखिए 1886 में तो बर्मा को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो 1835 में इनको अलग भी कर दिया गया, सॉरी 1935 के अधिनियम के माध्यम से इनको अलग कर दिया जाता है, और 1948 में बर्मा को आजाद कर दिया जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को शासितों के हित में कंपनी साम्राज्य में विलय किया था? दरअसल ये बड़ी चालू थे अंग्रेज,
और इन लोगों ने क्या किया कि अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको भगा करके कहा कि भैया तुम ठीक से शासन नहीं कर रहे हो और बड़े लापरवाह हो गए, तुम्हारे राज्य में कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसा करो तुम हटो, हम लोग जो है बड़े अच्छे शासक हैं, हम लोग शासन चलाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता। और इनको लेकर भगा के गए, सब कलकत्ता में नजरबंद कर दिए। ठीक है, उसके बाद इनका कभी कोई अता पता नहीं चला। ये जो थे नवाब वाजिद अली शाह, इन्होंने कथक के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था और कला और संस्कृति में इनका काफ़ी नाम है। ठीक, किस वर्ष में ताम्रलिप्ता तामलुक सरकार की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया जिसमें मातंगिनी हजारा की तस्वीर है? तो ये इसका सही जवाब है 2002। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भारत में किस वायसराय ने दिल्ली का राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया था? तो लॉर्ड इरविन थे वो। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने विधिवत उद्घाटन, यहाँ पे ये शब्द है, तो विधिवत उद्घाटन किया था। बाकी तो जो इसको राजधानी बनाने की बात की गई थी, तो ये दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी कि अब राजधानी को जो है कलकत्ता से ये लेके जाएंगे दिल्ली। ठीक है, तो इसकी घोषणा तो तभी हो गई थी, लेकिन विधिवत उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच जा रहा है। एक क्वेश्चन ये है, ऐसे जियो जैसे यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो जैसे आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह कथन किसका है? तो ये हमारे प्यारे बापू का कथन है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। अब हम लोगों ने ये 46 तक क्वेश्चन पूरा कर लिया है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके आप लोगों ने देख लीजिए, और हम जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज को पूरा कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।